नमस्कार दोस्तों। दोस्तों लक्ष्मीकांत की सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 76 तक पहुंच चुके हैं। आज के सेशन में दोस्तों हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी सोसाइटी के जो कुछ क्लासेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड माने जाते हैं, जिनको बहुत टाइम से हमारे सोसाइटी के बिल्कुल साइडलाइन किया गया है, तो उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं। तो वो प्रोविजंस क्या क्या हैं और वो कौन कौन से ऐसे क्लासेस हैं जिनके लिए ये सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिरकार इन सारे स्पेशल प्रोविजन को बनाने के पीछे का रैशनेल क्या है। फिर हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर जो क्लासेस हैं उनका क्लासिफिकेशन यानी उनका स्पेसिफिकेशन किया गया है। क्या ये स्पेसिफिकेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी दूसरे अथॉरिटी को ये पावर दी है कि वो इन सारे क्लासेस को स्पेसिफाई करे, राइट। फिर हम देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इनके लिए क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। हमारे देश में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं और जो एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी है उनके लिए क्या क्या स्पेशल प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किए। तो इन चार मेन कम्युनिटीज के बारे में, इन चार मेन क्लासेस के बारे में हम जो भी स्पेशल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उसको आज हम देखेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। तो इन सारे सब हेडिंग्स को देख के आप समझ गए होंगे कि आज का ये जो सेशन है इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट को इंक्लूसिव बनाने के लिए हमारी सोसाइटी के उन क्लासेस को भी डेवलपमेंटल प्रोसेस में इंक्लूड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है ताकि वो हमारे जो सोसाइटी है उसके मेन स्ट्रीम में वो शामिल हो सके। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि आखिरकार इन सारे स्पेशल प्रोविजंस को बनाने के पीछे का रैशनेल क्या है। तो जब आप हमारे प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो उसमें दो वर्ड है, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो आप देखेंगे कि जिन चार कम्युनिटीज के बारे में, जिन चार क्लासेस के बारे में मैंने आपसे बात की, इन क्लासेस को इक्वालिटी नहीं मिलती, इन क्लासेस को हमेशा दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, इनको जस्टिस नहीं मिलता। तो अगर हम अपने प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स को रियल इफेक्ट देना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हीं प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव को रियल इफेक्ट देने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस एससी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए दिए हैं। अब ये जो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 16 में आर्टिकल 330 से लेके 342 ए तक आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर इन प्रोविजंस के नेचर को आप देखेंगे तो इनको हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो अपने नेचर में परमानेंट हैं, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो अपने नेचर में टेम्पररी है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है, वो रिजर्वेशन का प्रोविजन शुरुआत में केवल 10 ईयर्स के लिए लाया गया था, लेकिन बार बार इसको अगले 10 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए ऐसे बार बार एक्सटेंड किया गया। तो ये प्रोविजन जो है वो टेम्पररी है। फिर आप देखेंगे परमानेंट प्रोविजन में आप देखेंगे एक एनसीबीसी बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनाया गया। तो ये सारे कमीशन का जो फॉर्मेशन है ये एक परमानेंट टाइप का प्रोविजन है। इसके अलावा कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो इन सारे कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, इनको इनके साथ जो इनइक्वालिटी है उसको दूर करने के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो इनके डेवलपमेंटल प्रोसेस को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, इनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो जो भी प्रोविजंस हैं हम उनको इन दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब जरा हम बात करते हैं कि इन क्लासेस का स्पेसिफिकेशन किस तरीके से हुआ है। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि अगर प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन चार क्लासेस के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद इन क्लासेस को डिफाइन किया है। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, इन तीनों में से किसी को भी स्पेसिफाई नहीं करता। ठीक बात है। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास इस बात को पावर है कि वो किसी कास्ट को या किसी ट्राइब को शेड्यूल कास्ट में या शेड्यूल ट्राइब में डिवाइड कर सके, उसको स्पेसिफाई कर सके। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट होता है वो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग यूनियन टेरिटरी में कौन से कास्ट शेड्यूल कास्ट में आएंगे, कौन से ट्राइब शेड्यूल ट्राइब में आएंगे, ये प्रेसिडेंट बताता है। तो चूंकि अलग अलग स्टेट में प्रेसिडेंट अलग अलग ऑर्डर इशू करके बताता है, इस वजह से आपको स्टेट टू स्टेट, माफ कीजिएगा इसका मैं स्पेलिंग ठीक कर देता हूं, तो आपको स्टेट टू स्टेट आप देखेंगे जो लिस्ट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, ये आपको अलग अलग दिखता मिलेगा, आपको वेरी करता हुआ दिखेगा।
फिर आप देखेंगे जब भी किसी स्टेट के केस में प्रेसिडेंट कोई नोटिफिकेशन इशू करता है कि इस कास्ट को हमने शेड्यूल कास्ट में नोटिफाई किया है, इस ट्राइब को हमने शेड्यूल ट्राइब में नोटिफाई किया है, तो ऐसा करते समय जो प्रेसिडेंट है वो उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करेगा। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट ने कोई नोटिफिकेशन इशू कर दिया, उसमें 10 ऐसे शेड्यूल कास्ट हैं और 10 ऐसे शेड्यूल ट्राइब, यानी कि टोटल जो है वो 20 ऐसे एससी और एसटी के क्लासेस के कास्ट हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो प्रेसिडेंट के एक बार लिस्ट इशू करने के बाद अगर उस लिस्ट में किसी नए नाम को इंक्लूड करना है या फिर उस लिस्ट में से किसी नाम को एक्सक्लूड करना है, तो ऐसा केवल और केवल पार्लियामेंट कर सकती है। इसलिए मैंने इस लाइन को बिल्कुल अलग कलर से हाईलाइट करके लिखा है ताकि आप इस बात को समझ सके कि एक बार प्रेसिडेंट ने जो नोटिफिकेशन इशू कर दिया, उस नोटिस में, उस नोटिफिकेशन में अगर कोई भी इंक्लूजन करना है, यानी किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के दूसरे मेंबर को ऐड करना है, या फिर उस नोटिफिकेशन में से किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को निकालना है, एक्सक्लूड करना है, तो उसको केवल और केवल पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है। प्रेसिडेंट कोई दूसरा ऑर्डर पास करके, कोई दूसरा नोटिफिकेशन पास करके ऐसा नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब सिमिलरली आप देखेंगे 102वां अमेंडमेंट आया 2018 में, उसने इस बात का प्रोविजन किया कि जो प्रेसिडेंट है वो एससी एसटी को जिस तरीके से स्पेसिफाई करता था उसी तरीके से अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी स्पेसिफाई कर पाएगा, और अलग अलग स्टेट में, अलग अलग यूटी में ये देखेंगे आपकी अलग अलग आपको वेरी करता हुआ दिखेगा। ओबीसी को हम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में मैंने आपको आर्टिकल 15 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने मेरा फंडामेंटल राइट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखें, वहां पे बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने आपको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में समझाया है, ओबीसी के बारे में समझाया। फिर जब 102nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसमें कुछ चेंज किया गया, ये प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि वो ओबीसी को स्पेसिफाई करे, तो 105th अमेंडमेंट ने इस 102nd अमेंडमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और उस अमेंडमेंट ने ये कहा कि सेंटर के द्वारा, माफ कीजिएगा, जो प्रेसिडेंट है वो जिनको भी ओबीसी में ओबीसी के लिस्ट में शामिल करेगा वो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पस से शामिल होंगे। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स के लिए आप ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंटर से लेंगे। और इसी अमेंडमेंट में ये बात भी बोला गया कि जो स्टेट और यूटीज हैं वो अलग तरीके से वो अपने स्टेट्स के अंदर किसी दूसरे कास्ट को ओबीसी में शामिल कर सकते हैं। तो ओबीसी के आपको दो लिस्ट देखने को मिलेंगे, ओबीसी के आपको दो लिस्ट देखने को मिलेंगे। एक तो हम सेंट्रल लिस्ट कहते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पस से बनाया जाता है और प्रेसिडेंट इशू करता है। उसी तरीके से आप देखेंगे स्टेट जो है वो अपने टेरिटरी में, अपने जुरिस्डिक्शन में भी एक दूसरा ओबीसी लिस्ट जारी कर सकता है जिसको हम स्टेट लिस्ट के नाम से जानेंगे। और इस स्टेट लिस्ट में जो भी ओबीसीज होंगे वो उस स्टेट के जुरिस्डिक्शन में जो भी गवर्नमेंट जॉब है या जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं उनके लिए ये सारे जो ओबीसी के लिस्ट हैं वो ऑथोराइज्ड होंगे। ठीक बात है। तो सेंटर के लिए ओबीसी का अलग सर्टिफिकेट आता है और स्टेट के लिए ओबीसी का अलग सर्टिफिकेट आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक बात है। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट ने अगर एक बार नोटिफाई कर दिया कि 10 ऐसे शेड्यूल कास्ट हैं और 10 ऐसे शेड्यूल ट्राइब है जो कि उनके नोटिफिकेशन में शामिल है, तो इस नोटिफिकेशन में से किसी को अगर इंक्लूड करना हो या किसी को अगर एक्सक्लूड करना हो तो हमें पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती थी। हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ऐसा नहीं कर सकते थे। उसी तरीके से 105th अमेंडमेंट एक्ट ने यह भी प्रोवाइड किया कि जो ओबीसी का लिस्ट है उस लिस्ट में अगर किसी को भी एक्सक्लूड करना है या किसी को भी इंक्लूड करना है तो वो केवल और केवल पार्लियामेंट ही कर सकती है, कोई दूसरा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करके ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, इन तीनों के बारे में प्रेसिडेंट ने अगर एक बार ऑर्डर इशू कर दिया तो इस लिस्ट में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, ये दोनों का जो पावर है वो केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट ने कई बार ऐसा किया भी है। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, इन तीनों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है, तो एंग्लो इंडियन के केस में थोड़ा सा उल्टा है। एंग्लो इंडियन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छे से बताया है कि एंग्लो इंडियन एक ऐसा पर्सन होता है जिसके फादर या फिर उसके किसी भी जो मेल प्रोजेनिटर्स हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है मैं इसको अभी ठीक कर दूंगा, जो मेल प्रोजेनिटर्स हैं वो या तो यूरोपियन डेसेंट के हों और वो जो पर्सन है वो पर्सन अभी इंडिया की टेरिटरी में रह रहा हो। इसका मतलब ये है कि ए नाम का अगर कोई व्यक्ति है तो इसका जो फादर होगा या फिर इसका कोई भी मेल प्रोजेनिटर जो होगा वो आपको यूरोपियन डेसेंट का होना चाहिए। ठीक है।
और ये जो आदमी है ए, ये इंडिया की टेरिटरी में डोमिसाइल्ड होना चाहिए, इंडिया की टेरिटरी में रहना चाहिए। तो ऐसे पर्सन को हम एंग्लो इंडियन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे पर्सन को हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एंग्लो इंडियन मानता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एससी, एसटी, एंग्लो इंडियन और फिर जो ओबीसी है, इन चारों की कैटेगरी के बारे में हमने देखा कि कौन स्पेसिफाई करता है। एससी, एसटी और ओबीसी को प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करता है, और वहीं एंग्लो इंडियन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद डिफाइन करता है कि कौन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में शामिल होगा। ठीक बात है। अब जरा हम अलग अलग कम्युनिटी के लिए क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में कि क्या क्या स्पेशल प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, और इस बात को हम छोटे छोटे सब हेडिंग्स के थ्रू समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम समझेंगे कि किस तरीके से लेजिस्लेचर में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन है। तो आप देखेंगे एससी एसटी ग्रुप के लिए रिजर्वेशन आपको लोकसभा में भी देखने को मिलेगा और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को में भी देखने को मिलेगा। और ये जो रिजर्वेशन है वो उनके पॉपुलेशन के रेशियो के बेस में मिलता है, यानी किसी भी स्टेट के अंदर जिस रेशियो में एससी और एसटी पॉपुलेशन है, उसी रेशियो में उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक बात है। अब ओरिजिनली अगर आप देखेंगे तो ये रिजर्वेशन का जो प्रोविजन था वो 10 साल के लिए चलना था। कब से? 1950 से, जिस ईयर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था। लेकिन इस ड्यूरेशन को बार बार कंटिन्यूअसली हम देखते हैं कि 10 साल करके लिए कई बार बढ़ाया गया, और लास्ट जो इसमें बढ़ाया गया है वो है 2019 में, जिसमें कि 104 अमेंडमेंट के माध्यम से, 104th अमेंडमेंट के माध्यम से ये जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है इसको 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन मिलता है, और ये एक स्पेशल प्रोविजन है इन दोनों कास्ट के लोगों के लिए। ठीक बात है। अगला देखते हैं कि सर्विसेज और पोस्ट्स में भी आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उनको कुछ रियायतें दी जाती है, उनको कुछ छूट दी जाती है। तो जो एससी एंड एसटी कम्युनिटीज के लोग हैं उनको ध्यान में रख के जब भी पब्लिक सर्विसेज में, चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट की हो, अपॉइंटमेंट किया जाता है तो इन दोनों कम्युनिटी के क्लेम को ध्यान में रखा जाता है। अब उसके बाद 82nd अमेंडमेंट 2000 ने थोड़ा सा एक और प्रोविजन ऐड कर दिया। उसने क्वालिफाइंग मार्क्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया था। किसके लिए? एससी के लिए और एसटी के लिए, इन दोनों कम्युनिटीज के लिए। ठीक बात है। तो आपको ये वाला अमेंडमेंट ध्यान में रखना है कि 82nd अमेंडमेंट ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया था। फिर आप देखेंगे एससी और एसटी कम्युनिटीज के मेंबर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके जितने भी सेफ गार्ड्स हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो चाहे वो लीगल हो, उन सारे सेफ गार्ड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक नेशनल कमीशन भी बनाया गया है, और इस कमीशन को सेटअप करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। और ये जो कमीशन होगा उन सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा जो कि इन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कम्युनिटी के लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड से रिलेटेड है। और ऐसा जो है नेशनल कमीशन सेटअप करने का जो पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो आर्टिकल 338 यानी 338 के अंडर में मिला हुआ है। ठीक बात है। अब सिमिलरली आप देखेंगे प्रेसिडेंट ने एक ऐसा जो नेशनल कमीशन जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से सेट किया था आर्टिकल 338A के अंदर में, और ये जो है 338A इसको 2003 में किया गया था। अब दरअसल बात है ये कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन दोनों के लिए पहले एक कंबाइंड कमीशन हुआ करता था। अब इस कंबाइंड कमीशन को 89th अमेंडमेंट 2003 में अलग अलग कर दिया गया, और शेड्यूल कास्ट के लिए एक अलग कमीशन जिसे हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कहते हैं, और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक अलग कमीशन जिसे हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, एनसीएससी और एनसीएसटी के रूप में इनको बाइफरकेट कर दिया गया। इसलिए मैंने बोला कि आर्टिकल 338A जो है उसको 2003 के एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया था, और ये एक्ट था 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक बात है। अब चौथा जो है स्पेशल प्रोविजन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो ये है कि जो किसी भी स्टेट के अंदर शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं जिसको नोटिफाई करने का पावर प्रेसिडेंट के पास होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको 5th और 6th शेड्यूल वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो यूनियन का कंट्रोल होता है, और साथ ही साथ एसटीज के वेलफेयर के लिए यूनियन का काफी कंट्रोल होता है। और ये जो यूनियन है वो स्टेट्स को ये इस बात का डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो एससी और एसटी कम्युनिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस करे, इनके वेलफेयर के लिए नए नए प्रोग्राम्स लाए। तो आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट जो है वो एक कमीशन को अपॉइंट करेगा,
जो इस बात पर रिपोर्ट करेगा कि जो शेड्यूल्ड एरियाज है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, और जो किसी स्टेट के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं और ये काम किस हद तक हो रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ने ऐसा पहला कमीशन जो कि शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था और एसटीज के वेलफेयर से रिलेटेड था, ऐसा पहला कमीशन प्रेसिडेंट ने 1960 में अंडर यूएन धेवर इनके चेयरमैनशिप में बनाया था। ऐसा सेकंड कमीशन आप देखेंगे 2002 में डीएस भूरिया के चेयरमैनशिप में बनाया गया। तो दो ऐसे कमीशन बनाए गए जिन्होंने शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन पे अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक बात है। तो ये दोस्तों हमने बात करी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस किए गए। अब जरा हम बात करते हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको हम ओबीसी के नाम से जानते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जानते हैं, इनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस किए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक नेशनल कमीशन इन सारे क्लासेस के लिए बनाया गया है, और ऐसा पहला कमीशन को 1993 में सेटअप किया गया था। और ये जो कमीशन है ये पहले एक स्टैट्यूटरी कमीशन था, आपको ध्यान में रखना है। जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है एनसीबीसी, ये पहले एक स्टैट्यूटरी कमीशन था, लेकिन 102nd अमेंडमेंट ने इस स्टैट्यूटरी स्टेटस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एनसीबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, और ऐसा जो है वो 102nd अमेंडमेंट ने आर्टिकल 338 बी को ऐड करके किया था। तो जहां 338 आप देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करता है, 338 ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है, जिसको 89th अमेंडमेंट 2003 के थ्रू इंसर्ट किया गया था, और जो 38 बी है ये आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। ठीक बात है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो एक ऐसा कमीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा जो कि बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशन से को इन्वेस्टिगेट करने का काम करेगा। तो इस प्रोविजन के अंडर में प्रेसिडेंट ने अभी तक दो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को अपॉइंट किया है। पहला जो है उसको 1953 में अपॉइंट किया गया था, जिसको काका कालेलकर ने हेड किया था। अब काका कालेलकर के जो रिकमेंडेशंस थे उन रिकमेंडेशन पे कोई भी एक्शन हमारी सरकार ने नहीं लिया था। लेकिन जो दूसरा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था, जिसको हम मंडल कमीशन के नाम से भी जानते हैं, उसको 1979 में सेटअप किया गया। बीपी मंडल इसके चेयरमैन थे। अब यही वो कमीशन है जिसने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में 27% का रिजर्वेशन का जो रास्ता है वो तैयार किया था, और यही केस पहुंचा था। अब देखेंगे 1992 में, इसको हम इंदिरा सहनी केस कहते हैं, और इसी इंदिरा सहनी केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 50% की सीलिंग लगाई थी रिजर्वेशन में, आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, और अगर आप मेरी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल में पहले ऑलरेडी आपको फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक बात है। तो ये दोस्तों हमने बात करी बैकवर्ड क्लासेस के स्पेशल प्रोविजंस के बारे में, जिसमें हमने देखा कि उनके लिए एक नेशनल कमीशन बनाया गया है, साथ ही साथ बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ स्पेशल कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट फॉर्म कर सकता है, और ऐसे दो कमीशन अभी तक फॉर्म किए जा चुके हैं। अब जरा हम बात करते हैं एंग्लो इंडियंस के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए लेजिस्लेचर में स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की बात पहले थी, अभी उसको डिलीट कर दिया गया। तो 2020 से पहले आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर को लोकसभा में नॉमिनेट करता था, और जो गवर्नर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 1 मेंबर को नॉमिनेट करता था। यानी जो लोकसभा है, लोकसभा में 2 मेंबर पहले नॉमिनेट होते थे, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 मेंबर नॉमिनेट होते थे। लोकसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर नॉमिनेट करता था। ठीक बात है। लेकिन 104वें अमेंडमेंट के थ्रू किया गया ये कि ये जो 2 मेंबर का नॉमिनेशन है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर का जो नॉमिनेशन है उसको 104th अमेंडमेंट एक्ट ने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर आप देखेंगे कि सर्विसेज और एजुकेशनल ग्रांट्स जो है उसके लिए भी स्पेशल प्रोविजन एंग्लो इंडियंस के लिए किया गया है। तो दरअसल इंडिपेंडेंस से पहले कुछ ऐसे पोस्ट थे यूनियन के अंदर में जिसमें कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज के एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों के लिए रिजर्वेशन मिलता था। सिमिलरली आप देखेंगे कि एंग्लो इंडियन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे उनको भी कुछ स्पेशल ग्रांट्स वगैरह इंडिपेंडेंस से पहले मिलते थे। अब ये दोनों जो बेनिफिट है
उसको इंडिपेंडेंस के बाद भी बना के रखा गया, लेकिन इसमें प्रोग्रेसिव आपको डायमाइन्यूशन देखने को मिलेगा, यानी कि धीरे धीरे करके इसको खत्म कर दिया गया। और 1960 तक आते आते जो भी इनको मिली हुई थी बातें, जो स्पेशल ग्रांट्स मिले हुए थे या फिर जो इनको सीट्स के लिए, इनके लिए जो पोस्ट रिजर्व थे, उनको धीरे धीरे करके 1960 तक आके पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ठीक बात है। इसके अलावा आप देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो एंग्लो इंडियंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, एंग्लो इंडियंस के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने का भी काम करता है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ऑल्सो डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शंस विद रिगार्ड टू एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी। और एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से रिलेटेड ये जो कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को हमारे पार्लियामेंट के सामने रखवाता है, और पार्लियामेंट जो है उस पर बहुत अच्छे से चर्चा करती है, और फिर ये बताती है कि किस तरीके से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए काम हुआ है और क्या काम होना चाहिए। तो ये दोस्तों आज के सेशन में जो भी जरूरी बातें थी इस चैप्टर की वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। आई होप आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी, आपको बहुत मजा आया होगा। जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, ये सीरीज आपको अच्छी लगती है, तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। इस सेशन के नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर